नमस्कार रितु राजपूत की ओर से। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत जानी मानी अभिनेत्री लीला नायडू के बारे में, और इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रही हैं विनीता हूँ मैं आपके इस खास पेशकश में। विनीता, आपको याद होगा कि हमने उनकी कई सारी फिल्मों की बात की, आबरू की बात की, उम्मीद की बात की, अनुराधा की बात की, और ये रास्ते हैं प्यार के, इस पर भी बात की जी। और त्रिकाल का जिक्र हमने बीच बीच में कई बार किया, लेकिन आज विस्तार से उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम त्रिकाल की बात करें, क्यों ना शुरुआत इस बार एक गीत से करें। बिल्कुल। और वो गीत जो पिछले कार्यक्रमों में रह गया, गीत बहुत प्यारा है, टाइटल सॉन्ग है, फिल्म वही है, ये रास्ते हैं प्यार के। वाह। फिल्माया गया हालांकि शशि कला के ऊपर, लेकिन आशा जी का जो अंदाज है इस गीत में, वो आपको श्रोताओं बहुत पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। आज की हमारी शख्सियत जिस पर हम बातें कर रहे हैं वो है लीला नायडू, जानी मानी खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने बस चंद फिल्में की,
लेकिन अपनी छाप छोड़ी और आज हम उनको याद कर रहे हैं। और 1960s में अलग ही उन्होंने एक मुकाम पाया था और बहुत लोग पसंद करते थे। और हम लोगों ने तो खैर बहुत बाद में उनकी फिल्में देखी, त्रिकाल देखी, लेकिन पुरानी फिल्में जब आप देखने बैठते हैं तो लीला नायडू की फिल्मों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और आज के दौर में भी चाहे हम आबरू की बात करें, उम्मीद की बात करें, अनुराधा की बात करें, त्रिकाल की बात करें या हाउस होल्डर की बात करें, ये अपनी छाप आज भी छोड़ती हैं जब हम फिल्में देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि लीला नायडू के व्यक्तित्व की एक बहुत खूबसूरत बात ये भी थी कि जिससे मिलती थी वो इनसे बार बार मिलना चाहता था। दिलीप कुमार इनके मित्र थे, राज कपूर से इनकी मित्रता थी, सुनील दत्त से बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी। वो तो फिल्म से ही पता चलता है। फिल्म से। और एक मैं आपको बताऊं, जब ये 1955 में भारत जब लौटी तो डॉक्टर बलिगा के यहाँ ये रुकी और उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक मित्र की शादी है तो आप साथ चलेंगी क्या? ऑफ कोर्स चलेंगे। तो बोले क्या पहनेंगी? आप साड़ी पहनिए, साड़ी में आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन्होंने एक नारंगी बनारसी साड़ी पहनी और बालों का जूड़ा बनाया और जूड़े में फूल। कार से उतरी तो पता चला किसकी शादी है, वो फिल्मी शादी थी जी। और दरवाजे पर इनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे पृथ्वीराज और राज कपूर। शादी किसकी थी? शम्मी कपूर। वाह, मतलब आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है कि हमने लीला नायडू को तो याद किया लेकिन शम्मी साहब भी याद आ गए जी। तो उनकी शादी गीता बाली से हो रही थी। और जैसे ही राज ने इन्हें देखा, वो तो सौंदर्य के बहुत जबरदस्त प्रशंसक रहे, उनकी फिल्मों से भी ये अंदाजा होता है, तो तुरंत पूछा भाई ये कौन है? तो उन्हें बताया कि भाई दिल्ली से आई हैं। उस दौर में दिल्ली में रहा करती थी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि कहीं मिलना हो, लोगों से बात करनी हो, सोशल भी थी, सामाजिक इनका जो आचरण था वो भी बेहद आकर्षक था और लोगों को प्रभावित करने वाला था। और अब कुछ और आगे बढ़े विनीता, इससे पहले क्यों ना एक गीत हम और सुनवा दें जी। और वो गीत भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। शुरुआत हमने की थी टाइटल सॉन्ग से, ये रास्ते हैं प्यार के, जो लीला नायडू की फिल्म थी, उसी फिल्म का एक और गीत है। बहुत प्यारा गीत है और वो सुनाया नहीं था पिछली कड़ियों में हमने, तो इस कड़ी में उससे अछूता नहीं रहने देंगे श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं। रफी साहब की आवाज से गीत बहुत प्यारा है, तुम जिस पे नजर डालो। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। महफिल का खुदा हाफिज, उठ जाओ जो महफिल से, महफिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज,
तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल की खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हम इनकी उस फिल्म की बात करेंगे जो आपने देखी थी, हाउस होल्डर। देखिए ना, आप बात कर रही थी राज कपूर शम्मी कपूर की शादी, लेकिन मौका इन्हें मिला शशि कपूर के साथ जी। तो द यंगेस्ट कपूर, यंगेस्ट ब्रदर तीनों में, और शशि कपूर के साथ जो फिल्म थी वो अंग्रेजी में थी जी, द हाउस होल्डर, और इसमें जेम्स आइवरी का डायरेक्शन था, और इसमें रूथ झाबवाला ने लिखा था इस फिल्म को, और उनकी बहुत सारी, मर्चेंट आइवरी, ये दोनों ने बहुत सीरीज, बहुत सारी फिल्में बनाई, शेक्सपियर वाला के बैनर के तहत भी बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन इन सारी फिल्मों की खासियत यही थी कि ये इंडियन पृष्ठभूमि होती थी, लेकिन कैरेक्टर्स अंग्रेजी में बात करते थे, और बिल्कुल ही नॉर्मल अंग्रेजी, इसमें कोई ऐसा अंग्रेजी बोलने वाला नहीं होता था जो दूसरों को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आए। अब आप देखिए, हाउस होल्डर की हम बात अगर कर रहे हैं तो इसमें शशि कपूर और ये पति पत्नी हैं, एक नॉर्मल हाउस होल्ड में जैसे होते हैं, और वो हमेशा ही कोई ना कोई किसी न किसी बात से अपनी पत्नी से जब वो परेशान हो जाए, वो अपनी माँ को बुला ले, माँ से बातें करे, और ये जिस तरीके से तुनक के बात करती थी, मुझे एक सीन तो फिल्म का बहुत ही मजेदार लगा था कि जब ये बताती हैं कि उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो शशि कपूर थोड़े परेशान से हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रियलाइज करते हैं कि भाई ये उनकी पत्नी है, और ये नाराज सी हो जाती है, तो बहुत मिन्नत करते हैं, कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन ये तुनक के जिस तरीके से वो लेट जाती हैं अपने बेड पर जाकर, और ये बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं कुछ खा लो खा लो, फिर वो कहते हैं अच्छा मैं किचन से कुछ, जैसे वो किचन की ओर जाते हैं, ये बेड से यूं उठती है और उठ के खिड़की से इतने जोर से हल्ला करती है, डेयर नॉट टच माई किचन। इतना बढ़िया लगा था ना, क्योंकि देखिए वो अपना किचन है उनका जी। अच्छा, इस फिल्म की जब हम बात करते हैं ना, हाउस होल्डर की, आपको ताज्जुब होगा कि सत्यजीत रे ने इस फिल्म में अपना पूरा क्रू दिया था, टेक्नीशियंस दिए थे, और एडिटिंग भी इस फिल्म की थी उन्होंने, और इस फिल्म को लिखा था मशहूर महिला उपन्यासकार रूथ झाबवाला। हाँ, झाबवाला ने आपने जिक्र किया। और एक और चीज थी कि इसी फिल्म में जब सत्यजीत रे ने इनका अभिनय देखा तो इन्होंने एक फैसला किया लीला को लेकर एक फिल्म बनाने का, और फिल्म का टाइटल दिया था द जर्नी, लेकिन बाद में फिल्म बनी नहीं। तो सत्यजीत रे ने ये सोचा कि क्यों ना मैं लीला को लेकर के एक फिल्म बनाऊं, क्योंकि वो बहुत हसीन तो थी ही, और फिल्म का नाम भी सोच लिया था द जर्नी, और इसमें बतौर हीरो पता है किसको लेने वाले थे? जी। आपने गॉडफादर देखी है? मार्लन ब्रांडो। क्या अदाकार है भाई, क्या अभिनेता है वो, मैं क्या बताऊं। मतलब गॉडफादर आप जितनी बार देखो, बार बार आपको रोमांचित करती है। उसके कितने हिंदी रीमेक्स बने, कितने बने, धर्मात्मा जी, लेकिन गॉडफादर तो गॉडफादर है। बहरहाल वो फिल्म बन नहीं पाई, और उसमें शशि कपूर भी लिए जाने वाले थे, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। श्रोताओं, बातचीत और भी आगे बढ़ती रहेगी, जानकारी और भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन इससे पहले कि और कुछ आपसे कहा जाए, एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि हम फिर बता दें आपको कि हाउस होल्ड में चूंकि गीत नहीं थे, तो
एक गीत इनकी और जो दूसरी फिल्म है उससे मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। आबरू की बात करती हूँ। आबरू का बहुत अलग अंदाज का गीत है जी। हमने कहानी आपको बताई थी पिछली कड़ियों में। दीपक और विम्मी एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन शादी विम्मी की कहीं और हो जाती है। दीपक का दिल टूट जाता है और टूटे हुए दिल से जो वो गीत गा रहे हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। आपको पसंद आएगा। ये दिल नहीं है। आइए सुनते हैं। ये दिल नहीं है कि जिसके सहारे जीते हैं, लहू का जाम है जो सुबह शाम पीते हैं, ये दिल नहीं है। छुपाया लाख मगर इश्क है नहीं छुपता, छुपाया लाख मगर इश्क है नहीं छुपता, ये अश्क आँख में आया हुआ नहीं रुकता, के आग लगती है, के आग लगती है जब आंसुओं को पीते हैं, लहू का जाम है जो सुबह शाम पीते हैं, ये दिल नहीं है। कभी करार न आएगा हमको जीने से, कभी करार न आएगा हमको जीने से, इलाज जहर का होता है जहर पीने से, के सर पे मौत का, के सर पे मौत का साया है फिर भी जीते हैं, लहू का जाम है जो सुबह शाम पीते हैं, ये दिल नहीं है कि जिसके सहारे जीते हैं, ये दिल नहीं है कि जिसके सहारे जीते हैं। बात जब इनकी फिल्मों की करते हैं तो गाइड भी मुझे याद आती है। गाइड में भी लीला को लिए जाने की बात थी। हाँ, लेकिन चूंकि वो नृत्यांगना पर फोकस्ड थी, इनके डांस के मूव्स, डांस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ये नहीं थी, और खास करके भारतीय नृत्य में क्लासिकल, तो उस फिल्म में ये फिर नहीं हो पाई। और एक और फिल्म की अगर हम बात करें उसकी भी चर्चा ना होगी तो लोगों को लगेगा कि हमने छोड़ दी। बागी फिल्म थी जी, 1964 में आई थी, और एक तरह से ये कहें कि ये इनकी लास्ट मूवी थी। लीड एक्ट्रेस का रोल इन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर के फिल्में कम की, लेकिन हर फिल्म में विनीता लीला ये बताती रही कि मैं हूँ और मैं हूँ लीला नायडू। बिल्कुल, उनकी प्रेजेंस इतनी अलग हुआ करती थी कि अपनी छाप वो छोड़ ही देती थी। उनके अपीयरेंस को ही नहीं, सिर्फ उनके बोलने के स्टाइल को सब कोई उस वक्त इमिटेट करते थे और एक क्रेज सा उनका बना हुआ था। और दूसरी जो उनकी जो कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस जो थी उस वक्त, उनके जो स्टाइल्स थे वो बहुत ज्यादा ही
थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के थे, हेयर डूज थे, बहुत बुफो बनता था, चेहरे में भी बहुत मेकअप, आई लैशेस, बहुत स्टाइल, लेकिन इनकी जो सिंप्लिसिटी थी जी, वो ही इनकी खासियत थी। क्योंकि किसी को भी एक सिंपल स्टाइल कॉपी करना आसान लगता है निस्बत की आप पूरी तरीके से हीरोइनों की तरह सज जाएं। ये हीरोइन थी जरूर, लेकिन हीरोइनों की तरह रहती नहीं थी बिल्कुल। सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विनीता, बातें हम कर रहे हैं और जानकारी भी श्रोताओं तक पहुंच ही रही है, लेकिन चूंकि कहीं कहीं संगीत का अभाव खटकता है, तो मैं फिर से आपको ले चलती हूँ संगीत की दुनिया में। और फिल्म थी उम्मीद। हालांकि गीत सीधे सीधे लीला नायडू पर नहीं फिल्माया गया है, लेकिन इस पे चूंकि हर कहानी में कहीं ना कहीं हास्य का पुट भी रहता है, हास्य के कलाकार भी होते हैं, तो वो भी कहानी कहीं ना कहीं चलती रहती है दूसरे पात्रों के माध्यम से। तो वो पात्र हैं आगा, और उन पर एक गीत फिल्माया गया था, आजा मेरी जान। बहुत प्यारा गाना है और उनका साथ दे रही हैं रफी साहब का इस गीत में उषा मंगेशकर। तो श्रोताओं, अब अधिक देर ना करते हुए सीधे गीत आपके लिए। आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज कभी अंदाज बने अनजाना। आँखों से जादू जगा, होठों से मस्ती लुटा है। आँखों से जादू जगा, होठों से मस्ती लुटा। तेरी तरह हो सनम हम तो नहीं बेवफा, लग जा गले से के दिल बेकरार है। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज कभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जाने इश्क की आंखें नहीं ऐसे ना डर दिल रुबा, ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज कभी अंदाज बने अनजाना। तुझको हमारी कसम आज तो कर दे करम, ओए तुझको हमारी कसम आज तो कर दे करम। बात खुशामद भरी खूब समझते हैं हम, कुछ भी कहे तू मुझे तुझसे प्यार है। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज
सभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। और अब उस फिल्म की चर्चा करेंगे जो बहुत ही चर्चा में रही और कई पुरस्कारों से नवाजी गई। 1985 में आई थी श्याम बेनेगल की फिल्म जी। त्रिकाल। आपने देखी? देखिए, मैंने ये फिल्म देखी और पहले एक से एक कलाकार, मतलब समानांतर सिनेमा के जितने भी कलाकार हो सकते हैं सभी थे, वो सभी इसमें है ना? चाहे आप जयंत कृपलानी की बात करें, हाँ। नीना गुप्ता की बात करें, अनीता कंवर की बात करें, नसीरुद्दीन शाह की बात करें, के रैना की बात करें, कुणाल कपूर की बात करें, सभी अली की बात करें, जी। इतने सारे चरित्र थे और लीला नायडू सब पर हावी रही। हाँ, बिल्कुल। तो पहले आपसे कुछ जाने इस फिल्म के बारे में। देखिए, मुझे इस फिल्म में लीला नायडू ही नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसी वो 1960s में लगा करती थी, उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं लगी। हल्का सा उन्होंने वेट गेन किया था और बाल बस ऐसा लग रहा था जैसे मेकअप से उन्होंने ग्रे कर लिए हैं। बस इतना ही फर्क लग रहा था। बोलने का स्टाइल उनका बिल्कुल ही नहीं बदला इस फिल्म में भी, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था इनका। और अपने पति को खोने के बाद जिस तरीके से उनसे बात करने की जो लालसा थी, जो एक उत्कंठा थी, उसमें वो बहुत ये जो आपने उत्कंठा शब्द का प्रयोग किया, मैं इससे अभिभूत हो गई हूँ जी। तो और आप क्या चाह रही है कि मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये जो शब्द है मैंने किनसे सीखा है? तो भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बता दूं कि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जब मैं बोलती हूँ तो मैं ऋतु जी को इसलिए देखती हूँ क्योंकि बस उन्हीं से लिया गया है। विनीता जी, फिर मैं यही कहूंगी श्रोताओं कि ये इनका बड़प्पन है। ये जो हर बात का श्रेय मुझे दे देती हैं, ऐसा है नहीं वैसे। तो त्रिकाल की बात हम कर रहे थे और चूंकि गोवन संस्कृति पे, पुर्तगाली संस्कृति पर ये फिल्म बेस्ड थी, तो उसमें जो कॉस्ट्यूम थे विनीता, हम देखते हैं कि इसमें पूरी तरह से न्याय किया है, पूरा न्याय किया गया है सबा जैदी ने, और नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। लोकेशन भी बिल्कुल, लोकेशन, हाँ। और 1986 की इस फिल्म में बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो जब हम इस फिल्म की बात करते हैं तो सीन जैसा कि आपको याद होगा, नसीरुद्दीन शाह वापस लौट रहे हैं गोवा और बहुत बरसों के बाद लौट रहे हैं, कार में बैठे हैं और देख रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं कि कैसे कैसे बदल गया पूरा, एक उस जमाने से कई सालों के अंतराल में क्या से क्या हो गया। और फिर वो कहानी जो घटती है कि एक महिला का पति मरता है और वो ये मानने से इनकार कर देती है कि मेरा पति मर चुका है। वो बिल्कुल, वो जो सीन है ना विनीता, आपको याद होगा, प्लांचेट वाला, जो आत्मा को बुलाने वाला सीन। नहीं, उससे पहले जब वो उनकी जो बेटी है अनीता कंवर जो रोल कर रही है, वो आके बताती हैं कि अब पापा नहीं रहे हैं, मतलब उनका इंतकाल हो गया है। तो ये ग्रामोफोन सुन रही हैं अपनी चेयर पे बैठी हुई और धीरे धीरे चेयर हिल रही है, और इनकी जो मेड है, जो नीना गुप्ता रोल जिसका कर रही हैं, वो जैसे गीत खत्म होता है वो बार बार कहती है इसको फिर से लगा दो, फिर से लगा दो, सुनती नहीं है उसकी बातें। और नीचे सब लोग रो रहे हैं, विलाप हो रहा है क्योंकि उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनको विदा करना है। तो बार बार इनसे रिक्वेस्ट करती है अनीता कंवर, जो कि उनकी बेटी हैं, वो कहते हैं कि माँ उठो। वो सीन मैं चाहूंगी कि 2 या 3 ही डायलॉग्स हैं वहां पे लीला के, लेकिन उसको हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें तो शायद वो एहसास कर सकें कि हम किस चरित्र की बात कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस डायलॉग को, और इस पूरे सीन का आपको एक आभास सा हो जाएगा कि इस फिल्म में इस वक्त क्या हो रहा था। कौन कहता है वो मर गई? जब भी मेरा भी जलाना होता है यूं मरने का नाटक करते हैं। सब कुछ तैयार हो चुका है, बंद करो अपना रोना धोना। जब देखो आंसू बहाने लगती है, पता नहीं करने की आदत कहाँ से बच्चे की ऊपर गए, वहाँ मार के छूटने लगते छोटी सी बात पर। मामा मामा सब कुछ तैयार है, सबके सारे गाँव वाले गधे जमीन में डाले से बड़े मुकाबले, जल्दी से भूल जाए कि जन्मेश को कौन थे। रुक तुमने चला
जैसा कि आपने डायलॉग सुना, वो जब ये मानती नहीं कि मेरे पति मर गए हैं, तो वो क्या करती हैं कि रात में अपनी मेड को अपने पास बुलाती हैं और कुछ ऐसी क्रिया करती हैं कि आत्मा आए और उनसे वो बात करें। तो जब वो आत्मा को पुकार रही होती हैं तो कोई और और आत्मा आ जाती तो मारिया का इन्होंने इसमें कैरेक्टर किया है, मारिया सोरेस का, तो उनके पति की जगह कुलभूषण खरबंदा एक चरित्र है इसमें, और उनको जो कि कह रही- महाराज हैं, जी वो चले आते हैं। हाँ, वो भी अजीब सा कैरेक्टर। बहुत मजे का हाँ। सीन है। तो वो जो बिल्कुल रोमांचित करता है वो हाँ। दृश्य आपको, जी। और वो आवाजें, तो वो सीन भी एक झलक देते हैं क्या श्रोताओं अरे को? मुझे तो बहुत मजा आया था। वो एक बिल्कुल अलग सा सीन था, और ये सब मेरा ख्याल है हम इसका पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे श्याम बेनेगल साहब को, जिन्होंने इतनी बारीकी से इसको ट्रीटमेंट दिया इस सीन को। और उसी वक्त जैसे ही वो अवतरित होते हैं कुलभूषण खरबंदा, हमारी जो नीना गुप्ता है, जो अब तक पूरी तरह से चीख रही थी और माहौल को एकदम नॉइजी बना दिया था, वो शांत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल भूत निकल जाता है। हाँ तो चलिए इस भूत निकलने वाले सीन को अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तुम लौट आओ। तुम्हें मरिया बुला रही है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। तू बोलो, मैं हूँ मरिया। सब लोग कहते हैं तुम्हें भूल जाओ, कैसे भूल जाओ। क्या कहा, कितने ढेर सारे सवाल रह गए थे, तुम क्यों बीच में थोड़े सब शोक में मनाना चाहती थी। अल्लाह की मर्जी की बड़ी फिक्र है। तुम क्या कहते हो मैंने? मुझे अपना पति चाहिए। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम वैसे कलाकारों को याद करते हैं, वैसे म्यूजिशियंस, वैसे कंपोजर्स को याद करते हैं जो धीरे धीरे आपके जहन से पीछे हट गए हैं, लेकिन हम उनको फिर ले आते हैं आपके लिए और हम सब उन स्मृतियों में खो जाते हैं। 1965 में विनीता मशहूर फिल्म डायरेक्टर डेविड लीन ने कहा था कि लीला नायडू एक मेथड एक्ट्रेस हैं। अच्छा, वो मेथड एक्ट्रेस थी। पूरी तरह से जैसे गुणा भाग करते हैं ना, हाँ। कि इतना करना है तो बस, इससे न ज्यादा ना इससे न कम। तो ये कॉम्प्लीमेंट मिलना किसी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी बात है, और एक ऐसे डायरेक्टर से जो खुद अपने आप में पारंगत है। और जब हम इनके जीवन दर्शन की अगर बात करें लीला नायडू के, तो ये पूरी तरह से जिद्दो मूर्ति से, जो कि जाने माने जय कृष्णमूर्ति, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रही। और शायद यही कारण था कि इनके जीवन में भी कहीं कहीं दार्शनिकता का पुट हमें मिलता है, दिखाई देता है। तो बहुत सारे आयामों को जीती हुई हमारी लीला नायडू जीवन से दो चार होती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी दिनों के जब हम इनकी बात करते हैं तो ये बहुत बीमार रहीं, लंग्स की इन्हें प्रॉब्लम रही, काफी अरसे तक बीमार रहीं। हालांकि बाद में जब इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया तो भी कुछ ना कुछ ये चीजें करती रहीं। जैसे 80 के दशक की मैं अगर बात करूं तो ये रामनाथ गोयनका की कम्युनिकेशन मैनेजर रहीं, और लगभग 80 के दशक की ये बात है संभवतः। एक और मुझे प्रसंग याद आता है, जे.आर.डी. टाटा जो कि मशहूर उद्योगपति रहे, उनके अनुरोध पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। अच्छा। और आप विषय पूछेंगे क्या था? अरे बिल्कुल जानना चाहेंगे। विषय ये था कि हवाई जहाज में वॉशरूम यानी टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करें, और ये बड़ा लोकप्रिय हुई थी। ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन इसने लोगों पर बहुत ज्यादा असर छोड़ा था, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। तो बहुत सारी बातें लीला नायडू के जीवन से जुड़ी हुई हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। और श्रोताओं, इससे पहले कि अब आपसे विदा ले ली जाए, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है, मैं वो गीत अगर आपको नहीं सुनवाऊंगी जो बहुत 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 ही प्यारा गीत है, पंडित रविशंकर का संगीत है, उसमें शैलेंद्र की रचना है, लता जी की आवाज है, और फिल्म का नाम है अनुराधा, सांवरे सांवरे। तो इस गीत के साथ विनीता
विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी।